गोर चैंपियन। कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर लिया था एंटरप्रेन्योर का, क्लास 12 का, और हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ी थी। बिजनेस के कितने टाइप्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस, वो भी पढ़ा था। और साथ ही साथ हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बारे में भी पढ़ा था। और हमने डोमिनोज और सर सत्या की भी कहानी, उनकी पूरी केस स्टडी डिस्कस करी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, एचयूएफ के बारे में और साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो गाइस आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी, है ना? जॉइंट स्टॉक कंपनी में अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन एक ऐसी कंपनी या एक ऐसा एसोसिएशन ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके मनी कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि कॉमन स्टॉक में, ताकि वो लोग ट्रेड बिजनेस कर सकें। तो आप लोग बोलोगे कि बाकी फॉर्म में भी तो यही होता है कि भाई मनी कंट्रीब्यूट करते हैं और बिजनेस करते हैं, पर इसमें लार्ज स्केल में होता है। कंपनी जो मेजरली लार्ज स्केल में डील करती है, ठीक है? और उनके एक-एक उनका टोटल कैपिटल कुछ हिस्सों में डिवाइडेड होता है, क्योंकि उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होता है कंपनी का। तो उसके कैपिटल को छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, उनको शेयर्स बोलते हैं और हर शेयर की वैल्यू इक्वल होती है। बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कंपनी में कैपिटल छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है जिसका नाम शेयर्स है और सबकी इक्वल वैल्यू होती है। और इसमें मेन ये बात है कि इन सब की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। जितने भी कैपिटल में जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं कंपनी में, सबकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाती है अपने मेंबर्स से, ठीक है? एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग होती है कंपनी, है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स है वॉलंटरी एसोसिएशन, मतलब कि जबरदस्ती मिलके किसी को कंपनी नहीं बनानी। दो जने अगर एटलीस्ट जो दो जने अगर कंपनी बना सकते हैं और मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए प्राइवेट पब्लिक कंपनी बनाने में, और मैक्स मिनिमम 2 मेंबर चाहिए प्राइवेट कंपनी बनाने में, है ना? आर्टिफिशियल पर्सन होती है कि कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ होती है, उसकी कोई बॉडी कोई कंसाइंस नहीं होती, लेकिन एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। अगर कोई मेंबर के कारण अगर मेंबर अगर कंपनी किसी सप्लायर को नहीं पे कर पाई पैसे, तो मेंबर के ऊपर नहीं आएगा। जितना उसने शेयर्स दिया होता है उसके ले जाएंगे, बाकी उसके पर्सनल प्रॉपर्टी पे नहीं आएगा। वही सेपरेट लीगल एंटिटी में वही दत्ता रखा है। कोई भी कंपनी अपने मैटर्स के लिए मेंबर्स को लाइबल नहीं कर सकती कि भाई तुम पैसा दो, क्योंकि कंपनी अपने बिहाफ पे उनके कॉमन सील अलग होती है, वो साइन करती डॉक्यूमेंट्स अपने अथोराइज पर्सन के कारण। तो कंपनी का सब काम सेपरेटली होता है, मेंबर से ज़्यादा उनका लेना-देना नहीं होता है। लिमिटेड लायबिलिटी सारे मेंबर्स की, सारे शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया उतनी लिमिटेड होती है। ट्रांसफरेबिलिटी, अगर आपको कंपनी में नहीं रहना तो अपने शेयर्स बेच के आप आराम से कुछ भी कर सकते हैं, किसी और कंपनी में भी मेंबर बन सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है कि प्राइवेट कंपनी में शेयर्स जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। डिफ्यूजन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट ऑफ ओनरशिप दोनों अलग-अलग होती है। कंपनी के ओनर्स अलग होंगे, जिन्होंने कंपनी को बनाया, डेवलप किया, उनके ऊपर माथा लगाया वो अलग होंगे, और मैनेज जो कर रहे होंगे अभी कंपनी को वो अलग होंगे। तो मैनेजमेंट अलग होता है और ओनरशिप अलग होती है कंपनी की। जैसे मान लो मेरे पास रिलायंस का शेयर है, तो मैं रिलायंस की ओनर हूँ, मतलब इनके शेयर्स की ओनर हूँ। एक तरीके से वो मेरी भी कंपनी है, पर मैं उस कंपनी को मैनेज करने वाली नहीं हूँ, ठीक है? मैनेजमेंट अलग होता है। उसको अंबानी मैनेज, उनके सीईओ, सीएफओ वो सब मैनेज करेंगे, ठीक है? 2 तरीके की कंपनीज़ होती हैं, 3 तरीके की होती हैं इनफैक्ट, पब्लिक, प्राइवेट और जॉइंट। तो मेजरली पब्लिक और प्राइवेट में ही आता है डिफरेंस। तो मिनिमम पब्लिक में 7 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। प्राइवेट में मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। मिनिमम डायरेक्टर्स 3 होते हैं, वहाँ पे 2 ही होते हैं। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, मतलब आपको लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी कितने मेंबर्स हैं, वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पब्लिक में, प्राइवेट में आप नहीं कर सकते ट्रांसफर। और दूसरा, वहाँ पे आप आईपीओ ला सकते हैं पब्लिक कंपनी में, मतलब शेयर स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स इश्यू कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? सूटेबिलिटी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी ने इसको प्राइवेट कंपनी कर लीजिए। वही सूटेबिलिटी ऑफ प्राइवेट कंपनी, जहाँ पे आपको सिर्फ 2 मेंबर्स हैं आपके पास, आप प्राइवेट कंपनी का फॉर्म कर सकते हैं। वही 2 मेंबर्स 2 डायरेक्टर्स बन जाएँगे और आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की ज़रूरत नहीं होगी। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है पब्लिक सेक्टर में, लेकिन प्राइवेट में नहीं चाहिए होता है।
दूसरा कि है ना जो मैनेजर को रेम्युनरेशन देते हैं, उसका एक लिमिट होती है कंपनीज़ एक्ट में, प्राइवेट पब्लिक कंपनीज़ के लिए। जो प्राइवेट पे अप्लाई नहीं होती, आप कितना भी मैनेजर को कितने भी पैसे दे सकते हैं। डायरेक्टर्स के प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स के पास क्वालिफिकेशन शेयर्स होने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंडेक्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ मतलब प्राइवेट कंपनी को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिल चुके हैं अब पब्लिक कंपनी से, लेकिन बस यही बात है कि वो शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखिए, सबसे पहले डीएससी। अगर आपको नहीं पता, डीएससी सिग्नेचर एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है, जो एक पेन ड्राइव की फॉर्म में आता है। अगर आपको कहीं भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है कंपनी के, तो ये साइन बार-बार आप जाके डायरेक्ट साइन नहीं करेंगे, तो वो डीएससी इश्यू करवा देते हैं, फिर वो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ही होता है, क्योंकि सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन हो गई है। फिर जो सारे डायरेक्टर्स हैं, उनको डिन नंबर लेना पड़ेगा। जैसे अगर आप पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर लेते हैं, वो आपके लाइफ टाइम के लिए होता है, वैसे डिन नंबर भी लाइफ टाइम के लिए होता है। आपको हर डायरेक्टर को अप्लाई करना पड़ता है। फिर जो आपने अपनी कंपनी का नाम चुना है, वो आप ऐसे नहीं ले सकते, आपको अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। जो आपने कंपनी का नाम रखा है, क्या कहीं कहीं वो और कंपनी रजिस्टर्ड तो नहीं है? अगर वही कंपनी रजिस्टर्ड हुई, तो फिर आप वो नाम नहीं रख सकते हैं। चौथा, आपको ई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको फाइल करना पड़ेगा। ये आपने 11th में पढ़ा था कि मेमोरेंडम में सारे ऑब्जेक्ट होते हैं लिखे हुए, कि वे प्लेस कहाँ पे, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम कहाँ किस बात का काम करने वाले हैं, वो सब लिखते हैं। और एओ में डायरेक्ट रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखते हैं। फिर आपको पैन और टैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। पैन और टैन मतलब कंपनी का पैन नंबर अलग होता है, टैन मतलब टीडीएस की डिडक्शन के लिए कंपनी का टैन भी अलग होता है, तो उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट है, आप आरओसी के पास, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उसके पास जाके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, तो फिर वो आपको सर्टिफिकेट देगा, और फिर करंट अकाउंट खोल के आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, पर ऐसा बोला जाता है कि 24 आवर्स में अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो, डिन नंबर, डीएससी सब तैयार हो, तब 24 आवर्स में आपकी कंपनी खुल सकती है। ये पॉसिबल है, लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारी चीजें पहले ही करनी पड़ेगी। ठीक है। एच हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एच का मतलब सारे जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो लॉज एंड रेगुलेशंस सब एचयूएफ में एप्लीकेबल, मतलब सॉरी इंडिया में ही एप्लीकेबल है। कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। सारे जो मेंबर्स फैमिली के, वो सब एचयूएफ में ही गिने जाते हैं। ठीक है। उसमें वाइफ्स और अनमैरिड डॉटर्स भी आ जाती हैं। 2 कंडीशन होती है एचयूएफ के एक्जिस्टेंस के लिए। सबसे पहले 2 मेंबर्स होने चाहिए एटलीस्ट फैमिली में, और दूसरा कि उनके पास पुरखों की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, पूर्वजों की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं एचयूएफ। फीचर्स क्या है? हिंदू लॉज को ऑपरेट करता है। मेंबरशिप मेंबरशिप है कि आप वर्ड से मेंबर बन जाते हो उस एचयूएफ के। मैनेजमेंट, जो सबसे अनलिमिटेड पावर्स, जिसके पास अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, वो मेंबर सबसे बड़ा मेंबर होता है, और उसको कर्ता बनाया जाता है। और बाकी सब छोटे छोटे होते हैं को पार्टनर, उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी कर्ता की अनलिमिटेड होती है, बाकी को पार्टनर्स की जितनी भी उनकी शेयर उनकी प्रॉपर्टी में, मतलब मैं मेरे सिबलिंग्स हैं, तो उनका मिलके मम्मी पापा की प्रॉपर्टी में शेयर है हमारा। ठीक है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, हम लोगों ने एचएफ खोला, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो फिर जो कर्ता होगी या होगा, वो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच के अपने लाइबिलिटी को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन जो को पार्टनर्स है, तो उनका जितना हिस्सा है उस प्रॉपर्टी में, बस उतना ही देगा, वो और नहीं देगा। ठीक है। राइट ऑफ अकाउंट दूसरे मेंबर्स, बस कोई राइट नहीं है कि कर्ता के अलावा कि अकाउंट्स देख सके। माइनर तो बन ही नहीं सकता जब तक वो मेजर नहीं हो जाता। डिसोल्यूशन, अगर कोई एचएफ का कोई मेंबर मर गया, तो उससे कोई एचएफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी सेकंड बड़ा मेंबर है मेल, वो कर्ता बन जाएगा। इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब कर्ता जो भी करेगा, उसके सारे एक्ट्स एचएफ पे बाइंड होते हैं, कि वो एचएफ भी रिस्पॉन्सिबल है उसके सारे एक्ट्स के लिए। ठीक है। तो लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होती है? कैपिटल और मेंबर्स अपना और कैपिटल लेके आएंगे, सूटेबल नेम क्रिएट करो, डीड क्रिएट कर लो, जरूरत है तो करो डीड क्रिएट, वरना मत करो। फिर पैन के लिए अप्लाई करो, बैंक अकाउंट ओपन करो, बन गई आपका एचयूएफ। ठीक है। अब है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मेजरली क्या होता है कि जो कुछ पर्सन्स अपने जॉइंट मोटिव के लिए, देश की सेवा के लिए, किसी ऐसे मोटिव के लिए काम करते हैं जो नॉन इकोनॉमिक हो,
अर्निंग प्रॉफिट के लिए नहीं, दूसरों के लिए, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी मानी जाती है। उसमें लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है कि ऐसी सोसाइटी जिसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई मेंबर्स की इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना। उसको किसी और की इकोनॉमिक इंटरेस्ट की नहीं पड़ी है, सिर्फ मेंबर्स की इकोनॉमिक इंटरेस्ट की पड़ी है, वो भी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के साथ, मतलब जिनके कारण उन्होंने सोसाइटी बनाई है, बस उसी की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। फीचर्स है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई जबरदस्ती से आपको लेके नहीं आएगा कि आओ कोऑपरेटिव। कोई भी अपने विल से आ जा सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, मतलब एक मेंबर को एक ही वोट मिलेगा, जितना कैपिटल में इन्वेस्ट किया उस हिसाब से वोट नहीं मिलेगा, एक मेंबर को एक ही वोट मिलेगा। सर्विस मोटिव होता है कि अपने मेंबर्स को सर्विस देना ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, कि मैंने फार्मर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, तो जितने भी फार्मर्स मेरे मेंबर्स हैं उन सबको सीड्स, मशीनरी, लोन ये सब प्रोवाइड करवाना कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव माना जाता है, और वो उनके वेलफेयर के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। ठीक है। कैपिटल एंड रिटर्न। कैपिटल क्या है? शेयर कैपिटल के फॉर्म में ही होता है कि मेंबर मैक्सिमम 10% शेयर ले सकता है किसी भी कैपिटल का, मतलब उस टोटल शेयर कैपिटल का। और शेयर्स है ना, ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, बस सरेंडर किए जा सकते हैं, आपको मेंबर नहीं बनना है। और रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब कितना डिविडेंड मिलेगा आपको, मैक्सिमम 9%। ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल। कुछ कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इंडिया में गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे बहुत सारे स्टेट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म किए गए हैं, जिनको एनुअल रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करानी पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, जितना भी उनको फायदा होता है, मशीनरी सीड्स अपने ही फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो जितने भी फार्मर्स की खुद की इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बिका सामान, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने हिसाब से सब सामान को बेचती है, तो जो प्रॉफिट होता है वो मेंबर्स में ही बढ़ जाता है। ठीक है। तो अब फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसे सिलेक्ट करना है, मतलब कि कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा फॉर्म स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपना देखिए, आपको कैपिटल कितनी रिक्वायर होगी वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, रिस्क कितना इन्वॉल्व है, कितना बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं, रेगुलर करना चाहते हैं या 4-5 सालों के लिए खोल रहे हैं, गवर्नमेंट कितने रेगुलेशन इन्वॉल्व है, टैक्स कितना लगेगा आपका, नेचर क्या है बिजनेस का, कितना कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए और कितना फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो ये सब आपको ध्यान में रख के, सारी चीज़ें, ये 4 पॉइंट्स दिमाग में रख के, फिर ये आपको फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन चूज़ करना पड़ेगा कि आपको पार्टनरशिप खोलनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सब आपको ध्यान में रखते हुए ही काम करना पड़ेगा। आपका जॉइंट मोटिव है तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलो, अगर बस ज़्यादा लार्ज कैपिटल आप कंपनी खोलो, और अगर बस कम कैपिटल मीडियम साइज़ इंडस्ट्री खोलना चाहते हो तो पार्टनरशिप खोलो, पार्टनरशिप स्टार्ट करो। तो ये सब क्या हो जाएगा? तो हमारा ये कोऑपरेटिव सोसाइटी और अपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी यहाँ पे खत्म होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच मुझे पूरा सुनने के लिए। अगले वीडियो में अपन बिजनेस प्लान के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। बाय बाय।